हेलो स्टूडेंट्स, आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लेजेंड का मतलब कहानी और नॉर्थलैंड मतलब नॉर्थ पार्ट ऑफ ग्लोब। जो हमारा ग्लोब का जो हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, तो उस लैंड की ये कहानी है, वहाँ से ये कहानी रिलेट करती है। तो आइए हम इसमें देखते हैं इस पूरी कविता में क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ी सी मतलब थोड़ा आइडिया हमको यहाँ से मिल जाएगा। This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed। तो सबसे पहले आपको जानना है कि सेंट पीटर कौन है। सेंट का मतलब होता है संत, साधु जन या संत लोग, और पीटर का मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, उस साधु का नाम है या उस संत का नाम है। और पीटर यीशु मसीह जो थे उनके चेले का नाम था, यानी कि चेले का नाम है, और वो एक सेंट माने जाते हैं जो क्रिश्चियन समुदाय है वहाँ उसमें। तो ईसाई लोग उसे सेंट पीटर कहते हैं, ठीक है। तो उनकी कहानी है, वो नॉर्थलैंड में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें मिलती है एक ओल्ड लेडी जो कि थोड़ी सी लालची किस्म की होती है। और फिर उनको कैसे उस पर गुस्सा आता है और क्यों उस पर गुस्सा आता है, ये हम इस कविता में देखने वाले हैं। Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। तो अवे अवे का मतलब है बहुत दूर, और कहाँ दूर, नॉर्थलैंड की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सेंट पीटर है वो दूसरी जगह से आए हैं, हो सकता है साउथ से वो गए हों या मिडिल पार्ट से गए हों। तो वो क्योंकि वो एक चेले हैं, यीशु के चेले हैं, तो वो प्रचार करते हुए अपने धर्म की बातें लोगों को बताते हुए पहुंच जाते हैं नॉर्थलैंड में। और वहाँ पर फिर क्या होता है, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, और नॉर्थलैंड में होता ऐसा है कि वहाँ पर जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में जो रातें होती है वो बहुत ही लंबी लंबी रातें होती है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और लोग जो है सो कर थक जाते हैं, उनकी नींद पूरी हो जाती है, लेकिन रात फिर भी कटती नहीं है, यानी कि रात खत्म ही नहीं होती है। तो ये बात हो रही है नॉर्थलैंड की, जहाँ पर पीटर पहुंच जाते हैं प्रचार करते हुए। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes। और नॉर्थलैंड में और क्या होता है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग जो रेनडियर है, रेनडियर वहाँ एक खास किस्म के हिरन है, जैसे यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं, सेंटा क्लॉज वाले चित्र में आपको दिखाया भी जाता है। तो ये जो हिरन है खास किस्म के, इनके नाम रेनडियर है, और ये काफ़ी स्विफ्ट होते हैं, तेज होते हैं। स्विफ्ट का मतलब इनको बांध दिया जाता है, हार्नेस का मतलब होता है बांधना। तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी साथ साथ में दिया है। स्लेज का मतलब ये बॉक्स है जो गाड़ी सा पीछे से जो कैरिज लगा रहता है, स्लेज उसको बोला जाता है, और हार्नेस का मतलब होता है बांधना। तो रेनडियर को जो है रस्सी से बांध दिया जाता है, स्लेजिस से जोड़ दिया जाता है। व्हेन इट स्नोज, और ये कब होता है, जब वहाँ पर बर्फ पड़ती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कप, और जैसे भालू के बच्चे होते हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, वैसे ही वहाँ के जो लोग होते हैं उनके बच्चे देखने में लगते हैं। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उन्होंने फरी क्लोथ्स पहने होते हैं। फरी का मतलब होता है जिसमें जो बाल, जिसमें बाल दिखते हैं, लंबे लंबे बाल बाल से होते हैं, उसमें लंबी लंबी बाल वाले क्लोथ जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, वैसे कपड़े उन्होंने पहने होते हैं। तो लगता है जैसे कि मानो वो भालू के बच्चे हो या कब्ज हो। तो यहाँ पर इस चित्र में आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो इसे देख करके। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। तो ये जो कवि है वो कहते हैं कि वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो अपने बच्चों को एक बहुत ही अजीब कहानी सुनाते हैं। क्यूरियस का मतलब यहाँ पर अजीब है या स्ट्रेंज है, थोड़ी सी अजीब गरीब कहानी वो सुनाते हैं अपने बच्चों को। और कवि बोलते हैं कि लेकिन मैं तो उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ मैं आप लोगों से फिर भी शेयर करता हूँ इस कहानी को। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सुने, इसलिए क्योंकि शायद कोई लेसन उससे मिल सके, कोई पाठ हम उससे सीख सके। इफ़ आई
टेल यू द टेल टू यू। टेल का मतलब है कहानी। यदि मैं एक कहानी आपको बताऊं, हो सकता है आप भी उसमें से कुछ लेसन सीखे, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, अदरवाइज मैं इस पे विश्वास तो नहीं करता। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। तो अब शुरू हो गए हैं कवि और वो कह रहे हैं कि एक बार की बात है कि जो सेंट पीटर थे, संत पीटर थे, वो जाते हैं नॉर्थ लैंड की तरफ जाते हैं, लेकिन वो रहते कहाँ थे? द वर्ल्ड बिलो। बिलो का मतलब सदर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब, मतलब साउथ पार्ट जो हमारा ग्लोब का है उस हिस्से से वो प्रचार करते करते नॉर्थ लैंड में पहुंच जाते हैं। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और उसी ग्लोब में, संसार में, पूरे संसार भर में अपनी धर्म की बातें करते हुए, लोगों को धर्म की बातें बताते हुए, प्रीचिंग करते हुए, जस्ट एज ही डिड, क्योंकि वो ऐसा करते ही थे। और तो हम लोग उनके बारे में तो जानते ही है, तो वैसा ही वो कर रहे थे और पहुंच जाते हैं नॉर्थ लैंड में। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है। स्लेजिस का मतलब मैंने आपको बता दिया। हार्नेस का मतलब होता है बांधना। स्विफ्ट होता है तेज। क्यूरियस स्ट्रेंज हो गया। सेंट पीटर डिसाइपल है यीशु के, क्राइस्ट के डिसाइपल है। और प्रीचिंग का मतलब होता है प्रचार करना। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। तो वो पूरी दुनिया में घूमते घूमते, भ्रमण करते हुए वो पहुंच जाते हैं एक कॉटेज के दरवाजे में। कॉटेज मतलब घर। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, और पूरी दुनिया का चक्कर लगाते लगाते फाइनली एक घर में वो पहुंचते हैं, दरवाजे में वो दस्तक देते हैं। Where a little woman was making cakes, जहाँ पर एक महिला जो है केक्स बना रही थी, यानी कि रोटी पका रही थी। And baking them on the hearth, और उन्हें सेक रही थी, रोटी को सेक रही थी, तैयार कर रही थी, पका रही थी hearth में। hearth का मतलब है चूल्हा, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। hearth means a fireplace। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one। तो ये जो पीटर है वो फेंट है। फेंट यानी कि कमज़ोर है, उन्हें थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हो रही है, वीकनेस उन्हें महसूस हो रही है। कारण फास्टिंग के कारण। फास्टिंग का मतलब होता है व्रत या उपवास। तो उपवास या व्रत के कारण उन्हें कमज़ोरी सी फील हो रही है। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और दिन भी ढलने वाला था, मतलब शाम होने ही वाला था, दिन खत्म होने वाला था। He asked her, और उसने उस महिला से कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि अपने स्टोर ऑफ केक से, यानी कि जहाँ पर जो उसका अन्न का भंडार है, जहाँ पर भी उसने वो खाने की चीज़ें रखी है, वहाँ से कुछ अन्न लेकर के वो उनके लिए भी एक, या कुछ आटा लेकर के उसे उसके लिए एक केक तैयार कर ले। ऐसा रिक्वेस्ट वो महिला से करते हैं। तो फेंट का मतलब होता है वीक। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away। तो ये महिला भी क्या करती है? पतरस की, यानी कि पीटर को हिंदी में पतरस कहा जाता है। तो जो महिला थी वो पीटर की बात को सुन करके एक छोटा सा केक उसके लिए तैयार करने लग जाती है। बट एज इट बेकिंग ले, और जैसे ही वो पकाने के लिए उसे रखती है चूल्हे पर, शी लुक्ड एट इट, और उसे वो गौर से देखती है। एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, और उसे मन ही मन ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बड़ा ही केक उसके लिए तैयार कर दिया है, पीटर के लिए, या कुछ ज़्यादा बड़ा उसके लिए बना दिया है। देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और वो फिर क्या करती है कि उसको लगता है कि वो बड़ा है तो वो नहीं दे पा रही है, इसलिए वो एक बार फिर से वो आटा गूंथती है। नीड का मतलब होता है जो फ्लावर होता है, जो आटा होता है, उसको रेडी करना। तो उस आटा को रेडी करने के बाद वो क्या करती है, एक छोटा सा टुकड़ा उसका लेती है। अभी छोटा उसने तैयार किया है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जब वो फिर उसे चूल्हे पर रख देती है पकाने के लिए, या किसी भी बर्तन पे वो जब रखती है, तो देखती है, जब उसको पलट करके देखती है तो उसे लगता है कि ये तो उतना ही बड़ा बन चुका है जितना कि पहले वाला था।
Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर क्या करती है, फिर दोबारा से वो एक छोटा सा आटे का टुकड़ा लेती है। डो का मतलब होता है आटा, जो कि रेडी किया गया आटा है, उसको लेती है। और स्क्रैप मतलब टुकड़ा, टाइनी मतलब बहुत छोटा। एंड रोल्ड, उसे रोल करने लगती है, उसको फ्लैट करने लगती है। और उसके बाद फिर उसको इतना पतला उसको कर देती है जैसे कि वो मानो वेफर हो। वेफर जो है ब्रेड को ही बोला जाता है, जो कि काफ़ी पतला होता है देखने में, जैसे यहाँ पर है इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो। जो यहाँ पर ये है ब्रेड, ये वेफर है। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। और इतना पतला और थिन बनाने के बाद भी वो उस ब्रेड को भी वो पीटर को नहीं दे पाती है, क्योंकि वो बहुत ही लालची है। वो समझती है कि ये अभी भी बहुत बड़ा है या बहुत ज़्यादा है देने के लिए। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. तो वो अपने आप ही मन वो सोचने लगती है कि देखो, जब भी मैं अपने लिए तैयार करती हूँ इन केक्स को या रोटी को, तो वो मेरे लिए तो लगता है कि वो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन और जब मैं उनको खाती हूँ तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी छोटे हैं। और क्या बोलती है कि when I eat of them myself are yet too large to give away, लेकिन जब मैं खाती हूँ तो वो छोटे लगते हैं, लेकिन जब भी मैं उसे किसी और को देने लगती हूँ तो वही बहुत बड़े बड़े मुझे लगते हैं। So she put them on the shelf, और फिर इस बार भी उसने पीटर को वो रोटी या वो केक नहीं दिया और उसने शेल्फ पर उसे रख दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब पीटर से रहा नहीं गया, उसे गुस्सा आ गया, और क्योंकि वो काफ़ी भूखा भी था और उसे काफ़ी वीकनेस फील हो रही थी। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और इस प्रकार की जो महिला जो कि इतनी लालची हो, जाहिर सी बात थी कि इस सेंट को भी गुस्सा आ जाए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि सेंट और संत लोग आमतौर पर गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन ये महिला इतनी ज़्यादा लालची थी कि अब की बार जो है ये जो सेंट पीटर है इन्हें भी गुस्सा आ जाता है। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो पीटर अब उसको बोलते हैं, इस महिला से बोलते हैं कि देखो, तुम बहुत ही लालची हो, स्वार्थी हो। सेल्फिश मतलब स्वार्थी हो, और टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, और तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में रहना ही नहीं चाहिए, मतलब तुम्हें इंसान तुम्हें नहीं कह सकते हैं, तुम इंसान हो ही नहीं। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और इंसान होने के नाते इंसान का हक होता है कि उसे फूड और शेल्टर अच्छी मिले। शेल्टर मतलब मकान, उसका एक अपना घर हो इंसान का, और खाने का उसका जो प्रबंध है वो उसके लिए हो, अच्छे से वो खा सके। तो ये एक ह्यूमन का हक होता है। लेकिन वो कह रहे हैं गुस्से में कि तुम इंसान के लायक ही नहीं हो, तुम इसलिए तुम्हारे लिए फूड और शेल्टर का होना भी नहीं होना चाहिए, मतलब तुम इसके हकदार नहीं हो। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे लिए आग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आग जो होता है वो इंसानों के लिए होता है, इंसान लोग इसका यूज करते हैं और अपने आप को गर्म रखते हैं। तो तुम इस गर्मी के, इस आग के हकदार नहीं हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं मीनिंग। प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना, कॉज टू गेट एंग्री, ड्वेल का मतलब होता है रहना। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब पीटर को गुस्सा आ गया है और वो गुस्से में इस महिला को कुछ कह रहे हैं, श्राप टाइप का उसे दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि देखो, अब तुम क्या करोगे। यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, जैसे कि चिड़िया करती है वैसे ही तुम भी करोगी अब से, और तुम कुछ बनाओगी। क्या बिल्ड करोगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और मतलब तुम चिड़िया की तरह ही रहोगी, और तुम्हें जो फूड मिलेगा आपसे वो तुम्हारी मेहनत का मिलेगा और बहुत कम मिलेगा। स्कैंटी का मतलब होता है बहुत कम, बहुत
कम फूड मिलेगा और बहुत तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। और वो फूड तुम्हें कैसे मिलेगा? बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है सुराख करते हुए या बोरिंग करते हुए, मतलब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो सुराख किया गया है चिड़िया के द्वारा, ये इसे बोरिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर भी इसमें इस पिक्चर से आप देख सकते हो कि तुम्हें इस प्रकार से अपने भोजन के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और तुम्हें कहाँ करना पड़ेगा? हार्ड वुड को बोर करना पड़ेगा, बोरिंग करनी पड़ेगी उसकी, और तब जाके तुमको खाना मिलेगा। ये उनका श्राप टाइप उन्होंने दिया। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब क्या होता है, ये श्राप मिलने के बाद में ये जो महिला है वो अब एक चिमनी में से वो निकल के बाहर आती है, और वो कुछ भी वर्ड नहीं बोल पा रही है, एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकल पा रहा है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और ये जो महिला थी पहले महिला थी, लेकिन जब चिमनी में से बाहर निकली तो वो एक वुड पैकर, जो चिड़िया का नाम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में, जो बोरिंग करता है पेड़ों में, उस चिड़िया को वुड पैकर कहा जाता है। तो वो जो चिड़िया महिला थी वो वुड पैकर के रूप में चिमनी में से बाहर निकलती है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि ये जो महिला थी ये अब बर्ड में यानी कि चिड़िया के रूप में चेंज हो चुकी थी। तो स्कैंटी का मतलब होता है बहुत कम, और बोरिंग का मतलब होता है मेकिंग अ होल इन समथिंग विद अ टूल और बाय डिगिंग। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. अब ये जो महिला थी, जब सेंट पीटर इससे मिले थे तो उसके सिर पर एक कैप था, यानी कि एक स्कार्फ जो होता है महिला लोग जो पहनते, उस प्रकार का जो कपड़ा उसके सिर में बंधा था, वो स्कारलेट कलर का था, यानी कि रेड कलर का, ठीक है, ब्रिलियंट रेड कलर, चमकदार। ब्रिलियंट का मतलब चमकदार। तो उस कलर का कपड़ा उसके सिर पर था। जो कपड़ा वो सिर पर रखी थी उस समय वो तो सेम था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। दैट वॉज लेफ्ट द सेम, मतलब वो लाल का लाल ही रहा। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, लेकिन जो भी कपड़े उसने पहन रखे थे बाकी के, वो सब जल करके काले पड़ गए, बिल्कुल एकदम कोयले से, मतलब कोयले की तरह काले हो गए, फ्लेम में जल करके, आग की लपटों में जल करके। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और वो जो महिला है उस महिला को जो है हर एक स्कूल जाते हुए लड़के ने, जो है स्कूल गोइंग बॉय या गर्ल ने, उसे जंगल में देखा है या कंट्री साइड में देखा है, गांव में से जब भी वो स्कूल की ओर जाते हैं तो उसने उस महिला को देखा है। किस रूप में देखा है? सीन हर इन द वुड, जंगल में देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, और वो रहती कहाँ है? पेड़ों में रहती है। टिल दिस वेरी डे, आज तक भी वो जंगल में ही रहती है, और हर एक स्कूल जाने वाले लड़के ने उसे देखा है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, आज भी वो बहुत मेहनत करती है वो महिला, जो कि अब वुड पैकर बन चुकी है, और वो उसे अपने फूड को पाने के लिए, खाने को पाने के लिए बहुत मशक्क़त या मेहनत करनी पड़ती है। वो बोरिंग करते हुए या होल करते हुए लकड़ी में या पेड़ों में वो अपने खाने का इंतजाम करती है या बंदोबस्त करती है। तो ये है मीनिंग यहाँ पर। स्कारलेट मतलब ब्रिलियंट रेड कलर, कंट्री मतलब गांव या विलेज एरिया, ठीक है, रूरल एरियाज। तो ये जो कविता थी वो फीबी कैरी के द्वारा लिखी गई है। आइए देखते हैं इसके डिवाइसेस। तो लिटरेरी डिवाइसेस में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारे हैं। राइम स्कीम तो ए बी है, सी भी है पूरे उसमें। एलिट्रेशन का यूज हुआ है, और एलिट्रेशन क्या होता है? इज द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड, एक से ज़्यादा बार जब भी वर्ड में सेम कॉन्सोनेंट साउंड आए उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए स्टैंजा 1 में दैट दे देम थ्रू, इसमें द साउंड बार बार आया है। स्टैंजा 2 में भी आया है दे द, तो इसमें भी एक बार से दो ज़्यादा बार आया है, तो यहाँ पर द साउंड रिपीट हुआ है, तो एलिट्रेशन। फिर लुक लाइक में लॉ साउंड रिपीट हो रहा है। फनी फरी में एफ साउंड यानी कि फ साउंड रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन का भरपूरी के साथ इस्तेमाल किया गया है।
स्टैंजा 3 में हम देखते हैं देम, दे, देम, और अच्छा ये स्टैंजा वाइज है, स्टैंजा 1 में ये सब वर्ड है, स्टैंजा 2 में ये है, और स्टैंजा 3 में ये सब वर्ड हम देखते हैं। और यट, यू, इसमें य साउंड है, लर्न, लेसन, ल साउंड है, टेल, टेल, इसमें टी साउंड का रिपीटेशन हुआ है, जो एलिट्रेशन। तो हम एलिट्रेशन का खूब यूज देखते हैं इस कविता में। अच्छा, स्टैंजा 5 में भी है, वुमन वॉज, डब्ल्यू साउंड, वो साउंड यहाँ पर आ रहा है बार बार, और देम दी हर्थ, तो इसमें दो साउंड आ रहा है, हर्थ में भी दो साउंड आ रहा है, ठीक है। और स्टैंजा 6 में फेंट फास्टिंग, स्टैंजा 8 में स्टिल स्मॉलर, सॉ साउंड इसमें, टुक टाइनी, टॉ का साउंड इसमें आ रहा है, सेम स्मॉल, बिल्ड बर्ड। तो एक जैसे साउंड एक से ज़्यादा बार जब कॉन्सोनेंट का साउंड आता है उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, रेपिटेशन का भी यूज हुआ है। रेपिटेशन का मतलब था रिपीट होना, एनी वर्ड और सेंटेंस, चाहे वो वर्ड हो चाहे सेंटेंस हो, जब रिपीट होता है उसका मतलब होता है एम्फेसिस को दिखाना। जो कवि होते हैं वो एम्फेसिस एम्फेसाइज करने के लिए इस चीज़ को, रेपिटेशन को करते हैं, जोर डालने के लिए, अपने बात को महत्व देने के लिए या बल देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टैंजा 1, स्टैंजा 9 और स्टैंजा 13 और 16 में हम रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स को देखते हैं। जैसे अवे, अवे हमने शुरू में ही पढ़ा था, रोल्ड, रोल्ड 2 बार आया है, और बोरिंग, बोरिंग, बोरिंग 3 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पर रेपिटेशन जिसका मतलब एम्फेसाइज करना हुआ, और डिवाइस का नाम है रेपिटेशन। इंजाममेंट का मतलब होता है जहाँ पर पंचुएशन मार्क्स एक लाइन पे ना आकर के दूसरी लाइन पर लगे, या पूरे स्टेंजा में कहीं पे भी ना लगे और सीधा लास्ट में जाकर पंचुएशन मार्क का यूज हुआ हो, उसे इंजाममेंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर स्टेंजा 1 में, ये आप लोग देख लेना कविता में कहाँ कहाँ पर है, मैंने यहाँ पर स्टेंजा 1, स्टेंजा 2, स्टेंजा 3 इस तरह दिया है। तो वहाँ पर पंचुएशन मार्क्स जो है एक लाइन खत्म होने के बाद नहीं लग रहा है, या तो वो सेकंड लाइन में या थर्ड लाइन में, या फिर पूरे स्टेंजा खत्म होने के बाद लग रहा है पंचुएशन मार्क्स, उसे इंजाममेंट डिवाइसेस कहा जाता है। सिमिली क्या होता है? सिमिली आप सबको पता होगा, ये कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन कैसे करते हैं? एज और लाइक वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, जैसे स्टेंजा 2, 9 एंड 15 में इस्तेमाल हुआ। जैसे द चिल्ड्रन लुक लाइक, तो यहाँ पर वर्ड लाइक यूज करते हुए चिल्ड्रन को बेयर कब से, यानी कि भालू के बच्चों से कंपेयर किया गया है, तो ये सिमिली हुआ। फिर उसके बाद 9 में बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, तो यहाँ पर जो कंपेयर करने वाला जो वर्ड है वो एज है, वेफर से तुलना की गई है उस केक की, ठीक है, वेफर के बराबर बिल्कुल पतला सा केक वो बना रही थी, तो यहाँ पर भी सिमिली है। फिर 15 स्टैंजा में क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल, तो कोयले की तरह उसके जो कपड़े थे वो काले हो चुके थे जल करके, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन हुआ कोयला और कपड़े का, इसलिए यहाँ पर सिमिली का यूज हुआ है। तो ये थी लिटरेरी डिवाइसेस, और होप यू गाइज अंडरस्टूड द होल पोएम एंड दिस वाज अ पोएम। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, सिंपल वर्ड्स में ये लिखा है, एक बिल्कुल कहानी है, इसलिए एकदम साफ साफ हमको ये समझ आती है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। So see you in the next video. Till then, take care and bye bye.